एक वेश्या की दर्द भरी कहानी, प्यार का सौदा। शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई थी। नाम था मधु। एज यही कोई 20 साल होगी। सड़क पर टहलते हुए उसने मुझे रेट बताया। मैंने कहा, देखो, दरअसल मैं डायरेक्टर हूँ और प्रोस्टिट्यूट पर एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारे करैक्टर के बारे में जानना है। तो उसने हंसते हुए कहा, मेरे करैक्टर के बारे में और क्या जानेगा? हाँ, मेरे बारे में जानना है, जो पूछना है पूछ, लेकिन तू जितना समय लेगा उतने पैसे लूँगी। मैं उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभित हुआ और मैंने हाँ कर दिया और उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उसने अपनी आप बीती बताई, किस तरह एक ठेकेदार के बेटे से उसे प्यार हो गया था। उसने उसके साथ खूब खेला और जब जी भर गया तो इसी कोठे पे बेच गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था या घुट घुट के रहने के सिवा। वक्त और हालात ने सब कुछ सिखा दिया। जब यहाँ मैं आई थी तो मेरा नाम कुछ और था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा नया नाम मिला, मधु। मधु की बात सुनकर मैं धीरे धीरे उदास हो जा रहा था। तभी मैं पूछ बैठा, याद आती है आपको अपने गांव की? इतना सुनते ही मधु की आंखें नम हो जाती है और वह कांपते हुए होठों पर शब्दों को संभालते हुए कहती है, हाँ, बहुत, सबकी याद आती है। अम्मी की और मेरे गांव की वो छोटी सी बगिया भी याद आती है। पता नहीं उस तालाब में अभी भी पानी है या सूख गया। मेरी दोस्त चंदा की तो शादी अब तक किसी बड़े घर में हो गई होगी और मेरे पिताजी बीमार रहते थे, फिर भी अपने कंधे से नीचे मुझे नहीं उतारते थे। पता नहीं वो अब इस दुनिया में होंगे या नहीं। मुझे कुछ याद आता है, कभी कभी जी करता है कि एक बार जाऊं और सबसे मिलूं, पर हिम्मत नहीं होती क्योंकि समाज की और लोगों की सोच बहुत घटिया हो चुकी है। मैं मधु की बातें सुनकर इमोशनल हो चुका था। मैंने धीरे से पूछा, मधु, एक दिन में तो तुम्हारे पास कई मर्द। इतना सुनते ही मधु गुस्से में कहती है, मर्द? आजकल मर्द है कौन? मर्द होते कहाँ हैं? सब नामर्द हैं यहाँ। मर्दानगी का सिर्फ दावा करते हैं और वक्त आने पर हिजड़ा बन जाते हैं। तभी अंदर के कमरे से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मधु आंसू पोंछते हुए कहती है, ये भी किसी मर्द की निशानी है। शादी करने का वादा करता था, रात गुजारता था, महलों में रखने का दावा करता था, और जैसे ही पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है ता इस गली में नहीं आया। मेरा बच्चा रो रहा है। मधु अंदर चली जाती है। उसकी बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी आंखें भर आई थी। मैं उठा और कुर्सी पर 2000 रखकर जाने लगा। तभी पीछे से मधु की आवाज़ सुनाई देती है, सुनो, अपनी फिल्म में ये भी जरूर बताना कि दुनिया में हर कोई बेईमानी कर सकता है, लेकिन एक वेश्या कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करती। हर किसी के सामने एक तरह से पेश आती है और हर दर्द को सीने में छुपा कर जीती है। तो हमारी महानता भी दिखाना। मैंने पीछे मुड़कर मधु को देखा, जो बच्चे को दूध पिला रही थी। फिर वो अंदर चली जाती है। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मधु की बातें सोच सोच कर आँखें नम हो जा रही थी, क्योंकि आज मैं एक ऐसी ज़िंदगी से रूबरू हुआ था जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। मधु की बातों से आँखों में आहें साफ झलक रही थी, और हो भी क्यों ना। उसने जिसको अपना समझा वही उसको नर्क की दुनिया में तड़प कर रोने और आहें भरने के लिए छोड़ गया था। खैर, मैंने सोच लिया था कि कल फिर मैं मधु से मिलने जाऊंगा, उससे बातें करूंगा। जाने क्यों ना चाहते हुए भी उस कोठे को जाने का मन कर रहा था। गया तो था सिनेमा की कहानी ढूंढने, लेकिन एक ऐसी ज़िंदगी से सामना हो गया कि शूट लाइफ को भूलकर रियल लाइफ के बारे में सोचने लगा था। अगले दिन करीब 4 बजे मैं उसी कोठे पर पहुंचा। मैंने बैग में दूध का डब्बा मधु के बच्चे के लिए रखवा लिया था। जैसे ही कोठे पर पहुंचा, कई लड़कियां बुलाने लगी। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, मेकअप किए हुए अपने कस्टमर को लुभा रही थी, पर मेरी निगाहें सिर्फ और सिर्फ मधु को ढूंढ रही थी।
पर मधु कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं गैलरी से होते हुए आगे बढ़ा। तभी पान खाती हुई एक मोटी और अधेड़ उम्र की महिला सामने से आती हुई दिखाई दी। मुझे कुछ बोलने से पहले ही उसने कुछ पूछा, इधर क्या है? किसको ढूंढ रहा है? क्या चाहिए? सारी लड़कियां बाहर ही है, बाहर चल। एक बार में इतने सारे सवाल सुनकर मैं थोड़ा सहम गया। फिर भी साहस करते हुए कहा, जी वो मधु से मिलना है। और उस औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आशिक है क्या उसका? मैंने कहा नहीं, बस यूं ही। तभी उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तू उसका स्पेशल ग्राहक है, आगे जा, सबसे लास्ट वाला रूम मधु का है। मैंने कहा जी और आगे बढ़ गया। फाइनली मैं मधु के कमरे के दरवाजे पर गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने दरवाज़ा नॉक किया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने मधु खड़ी थी। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम? मैंने कहा हाँ। मैंने इधर उधर देखा और मधु से पूछा, मैं अंदर आऊँ? उसने अंदर आने का इशारा किया। मैं उसके कमरे में प्रवेश किया। मुझे तो पल भर के लिए घुटन और घबराहट सी होने लगी। पूरी तरह कमरा गंदा था। मैं उधर उधर कमरे में देखने लगा। बिखरे हुए मैले कपड़े, कई दिनों का जूठा पड़ा हुआ थाली, एक छोटी सी टीवी और एक टूटी हुई चारपाई जिस पे उसका बच्चा सो रहा था। सब कुछ देखने के बाद मैंने मधु की तरफ देखा। तभी मधु पूछती है, क्यों आए हो यहाँ? मैंने कहा मैं दूध लेकर आया हूँ। तभी मधु बोलती है, ओ तो तुम जो उस दिन 2000 देकर आए थे उसके बदले में आज सुहागरात मनाने आए हो। पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए धंधे पर भी नहीं निकली। तुम किसी और दिन आना प्लीज़। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो तुम्हारे बच्चे के लिए दूध लाया हूँ। यह सुनकर वो कुछ सोचने लगी और चारपाई पर बैठकर अपने सोए हुए बच्चे का सिर सहलाने लगी। मैं भी वहाँ एक कुर्सी पर बैठ गया। मधु दूसरी दिशा में देखते हुए बोल रही थी, पता है आज कई सालों बाद किसी इंसान को देख रही हूँ, वरना यहाँ तो मुझे जो भी मर्द मिले वो सब हैवान थे। क्या बताऊँ यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजारनी पड़ती है। समझ लो जिस्म तो है पर जान नहीं है। कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी यहाँ लाकर पटक देगी। जिस्म का सौदा करते करते ज़िंदगी अब बोझ लगने लगी है। तुम्हें पता है यहाँ कैसे कैसे मर्द आते हैं। कभी कोई 100 रुपये में ही पूरी रात गुजारना चाहता है तो कभी 200 में ही बीवी बनाकर रखना चाहता है। सबकी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती है। पता है तुम्हें, एक दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार था। धंधे पर जाने का मन नहीं कर रहा था पर मजबूरी थी, चली गई। एक आदमी गाड़ी से आया और मुझे पसंद कर लिया और बोला, मेरे साथ गाड़ी में चलो। मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कोठे की मालकिन की वजह से जाना पड़ा। मैं क्या बताऊं किस तरह मैं यहाँ तक पहुँची, गिरते संभलते। कभी कभी इस ज़िंदगी से इतनी खींच होती है कि मन करता है खुद को ख़त्म कर लूँ। लेकिन इतना कहते ही मधु की आंखें भर जाती है और वो अपने सोए हुए बच्चे की तरफ देखने लगती है। मधु की बातें सुनकर मेरा मन पूरी तरह बोझिल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। तभी मधु पूछती है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा राज। मधु, कहाँ से हो तुम? मैंने कहा बिहार। बिहार सुनते ही वो चहकते हुए बोली, अरे मैं भी तो वहीं से हूँ। और अपना ज़िला और गांव का नाम बताते हुए बोली, तुम वहाँ जाना तो मेरे मम्मी पापा से ज़रूर मिलना और बताना कि तुम मुझसे मिले थे और बोलना कि मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। इतना कहते कहते मधु रुक जाती है और कुछ सोचते हुए धीरे से कहती है, नहीं नहीं मत मिलना, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कोठे पर एक वेश्या हूँ। नहीं नहीं। इतना कहकर दूसरी दिशा में मुंह घुमा लेती है। उसकी आंखें भर आती है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है, तुम सिनेमा कब बना रहे हो? मैंने कहा बहुत जल्दी। अच्छा मधु, आप बिहार चलोगे? मैं आपको आपके गांव लेकर चलूँगा। मधु चहकते हुए बोलती है, हाँ चलूँगी, लेकिन
फिर रुकते हुए कहती है, नहीं नहीं, नहीं जाना मुझे गांव, यहीं रहना है, क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ और समाज वेश्या को किस नज़र से देखता है यह किसी से छुपा नहीं है। मैंने कहा, लेकिन किसी को पता है आप? मधु, हाँ, किसी को नहीं पता, पर मुझे पता है। कहते कहते मधु लंबी सांस लेती है। तभी उसका बच्चा जाग जाता है और रोने लगता है। मैं मधु को दूध का डब्बा देकर निकल जाता हूँ और अब कुछ ना सुनने का ना ही कहने का मन कह रहा था। मैं खड़ा हुआ और बोला, मधु, मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने 2000 का नोट निकाला और मधु को दे दिया और बोला, अपने बच्चे को अच्छे कपड़े दिला देना और खुद भी लेना। कहते हुए एक बार मधु को देखा, फिर उसके बच्चे को, फिर कमरे से निकलने लगा। मधु ने पीछे से आवाज़ लगाई। मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, मधु ने आवाज़ दिया, सुनो। मैं पीछे मुड़ा और मधु को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। नम आंखों से उसने पूछा, फिर कब आओगे? मेरी आंखें भर आई और मैंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, बहुत जल्दी आऊँगा, और तेज कदमों से वहाँ से निकल गया। मैं सड़क पर आया, एक ऑटो को रोका और बैठ गया। ऑटो में बैठा हुआ मैं रो रहा था। उस दिन मुझे महसूस हुआ था और सामना हुआ था एक ऐसी ज़िंदगी से जो ज़िंदगी होकर भी ज़िंदगी नहीं थी। और मैं सोच रहा था, क्यों, आखिर क्यों वेश्याओं को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं? आज जो समाज उन वेश्याओं को इतनी हीन और घिन दृष्टि से देखता है, तो क्या वो समाज यह बताएगा कि इन वेश्याओं को किसने बनाया, उन्हें इस हालात में जीने को मजबूर किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल, उन वेश्याओं को वेश्या कहने वाले समाज के लोग क्या उनके पास नहीं जाते? और अगर जाते हैं तो क्यों? वो वेश्या है, हीन है, घिन है, तो फिर क्यों? दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।